ओके ठीक है। तो आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो अब हम बात कर रहे थे बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द वेब, जो कि हमारा सेकंड टॉपिक है। उसमें हम बात कर रहे थे कि वेब पेज, वेबसाइट्स और वेब एप्स क्या होते हैं। वेब पेज क्या होता है, सबसे पहले हम ये बात करते हैं। वेब पेज बेसिकली एक सिंगल डॉक्यूमेंट्स होता है, जो कि जिसे हम जो है अपने ब्राउज़र में, जिसके कंटेंट को हम अपने ब्राउज़र में डिस्प्ले कर रहे होते हैं। एक ऐसा पेज या कोई एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसके कंटेंट को हम अपने ब्राउज़र में डिस्प्ले कर रहे हो, उसे हम वेब पेज कह रहे होते हैं। अगर मैं आपको इसकी मिसाल दिखाऊं तो, अच्छा मैं भी कट ही, सर स्क्रीन शेयर कर दें। सॉरी सॉरी। शेयर हो गई स्क्रीन। यस। ठीक है। हाँ, तो हम बात कर रहे थे वेब पेजेस की, वेब पेज की। तो वेब पेज बेसिकली एक सिंगल डॉक्यूमेंट होता है, जिसके अंदर जो कंटेंट होता है उसको हम ब्राउज़र पे डिस्प्ले कर रहे होते हैं, उसे हम वेब पेज कह रहे होते हैं। और अब हम बात करें अगर वेबसाइट की, तो यही सिंगल पेज को अगर हम बहुत सारे पेजेस को आपस में कनेक्ट करते हैं लिंक के थ्रू, और उन सारे पेजेस को एक वेब वेब एड्रेस के अंदर रख दें, तो उसे हम वेबसाइट कह रहे होते हैं। वेब पेज क्या है, एक सिंगल पेज डॉक्यूमेंट, जिसके कंटेंट को हम ब्राउज़र पे डिस्प्ले कर रहे होते हैं। यही वेब पेज एक से ज़्यादा हो और वो सब आपस में कनेक्ट हो लिंक के थ्रू, और उन सब पेजेस को हम एक वेब एड्रेस या डोमेन के थ्रू एक्सेस कर सकें, उसे हम वेबसाइट कह रहे होते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है वेब एप्लीकेशन। वेब एप्लीकेशन क्या होता है, एक तरह का सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होता है जो कि ब्राउज़र में रन हो रहा होता है, और वेबसाइट भी इसी तरह ब्राउज़र में रन होता है, वेब पेज भी ब्राउज़र में रन होता है। लेकिन जो वेब एप्लीकेशन में मेन डिफरेंस है ना, वो ये है कि इसमें जो यूज़र है ना, वो कोई भी टास्क को परफॉर्म कर सकता है ऑनलाइन, जबकि वेबसाइट और वेब पेज में ऐसा कुछ नहीं होता। वो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ कंटेंट को डिस्प्ले कर रहा होता है। अच्छा, वेब एप्लीकेशन की एग्जांपल मैं आपको अगर दूँ तो फिग्मा और कैनवा। कैनवा पे तो आप लोगों ने सब में काम किया होगा, या आपने इस्तेमाल किया होगा कभी, या देखा तो होगा, ऐसा है। यस, ठीक है। तो इसके बारे में आइडिया होगा। कोई भी ऐसी एप्लीकेशन जिसमें अंदर आप जाकर कोई काम परफॉर्म कर सकें, और कोई काम परफॉर्म कर सकें ऑनलाइन, तो उसे हम वेब एप्लीकेशन कहते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, अम, अम, सैयद जब्बार, आप माइक ओपन करें। जी सर। अच्छा तानिया, मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ 2 मिनट। मुझे आप ये बताएं कि आपने कैनवा इस्तेमाल किए हैं, जी। आपको वेब एप्लीकेशन समझ में आ गया। जी। तो मुझे ये बताएं कि हम जो ऑनलाइन टेक्स्ट एडिटर जो होता है, जिसे वर्ड के तौर पे क्या हम चीज़? इस्तेमाल कर ऑनलाइन, एक मिनट, ऑनलाइन जो टेक्स्ट एडिटर होता है जिसे हम वर्ड के तौर पे इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जी। वो क्या है, वेब एप्लीकेशन है, वेबसाइट है। वो वेब एप्लीकेशन है। कैसे? क्योंकि कि क्या? क्योंकि आप वहाँ पे जाके टास्क परफॉर्म कर रहे होते, अपने डॉक्यूमेंट को तैयार कर रहे होते, सिंपल। सही बोला मैंने। अच्छा, सानिया सिद्दीकी के लिए आपसे बात भी करते हैं। ताज, शायद आप माइक ओपन करिएगा।
जी सर। आप मुझे ये बताएं, अमेज़न की वेबसाइट आपने कभी देखी है? अमेज़न बोल रहा हूँ, सॉरी, जी सर। नेटफ्लिक्स की वेबसाइट देखी है आपने? जी जी देखिए। आप मुझे बता सकते हैं वो वेबसाइट है या वेब एप्लीकेशन है? आई थिंक बहुत होगी। कैसे? सर अगर हम गूगल पे सर्च करते हैं तो वेबसाइट भी आ जाती है नेटफ्लिक्स की, और अगर हम उसको डाउनलोड करना चाहें तो एप्लीकेशन डाउनलोड भी हो जाती है नेटफ्लिक्स की। नहीं नहीं, अगर मैं आपको वेब एप्लीकेशन बताऊं, या मैंने जब भी वेब एप्लीकेशन डिफाइन किया है, उसका मेन पर्पस क्या होता है? उसके अंदर जाके आप कोई काम या टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं ऑनलाइन। तो आप जी जी। अमेज़न अमेज़न बार बार बोलो, नेटफ्लिक्स पे नेटफ्लिक्स। जाके आप कोई काम परफॉर्म कर सकते हैं, कोई टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। कह सकते हैं कि मूवी देखना भी एक टास्क है। अरे बहुत, ये तो तुम बिल्कुल ऑसम लेकर आ गए। नहीं, ये टास्क नहीं है। ये आपकी जो है ना एक्साइटमेंट, या क्या कहते हैं, इस तरीके एक्टिविटी। की एक्टिविटी टाइप की चीज़ें हैं। इसमें आप कोई टास्क परफॉर्म नहीं कर रहे, आप बस अपना टाइम पास कर रहे हैं। ठीक है, ये आप बात भी माइक सही ओपन है। कर ऑफ कर लें। अम, आयशा सरफराज, आप माइक ओपन करें। आप जी। मुझे ये बताएं कि दराज शॉपिंग की है कभी? जी। 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 माशाल्लाह। तो आपको क्या लगता है, ये वेबसाइट है या वेब एप्लीकेशन है? आई थिंक वेब एप्लीकेशन है, क्योंकि हम लोग उसके अंदर लाइक शॉप वगैरह कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, और लाइक ऑर्डर प्लेस वगैरह करना, काइंड ऑफ टास्क परफॉर्म हो रहा है उस पर। ओके। और अगर मैं आपसे बात करूं कि यूट्यूब यूट्यूब इसके बारे में क्या आइडिया आपका? आई थिंक वेबसाइट, क्योंकि उस पर जस्ट हम लोग मतलब वॉच ही कर रहे हैं। ओके। अच्छा, यहाँ पे ठीक है, माइक ऑफ कर लें। एक सवाल था सानिया सिद्दीकी का, बट कैनवा वेबसाइट पे भी तो चल रहे होते हैं। देखिए, वेब एप्लीकेशन, एक दफ़ा आप दोबारा इसकी डेफिनेशन देखें कि वेब एप्लीकेशन क्या है। एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो कि ब्राउज़र पर रन हो रहा होता है। वेब मतलब वेब, जब वेब आ गया, वेब का दिखा, उसका मतलब है कि वो वेबसाइट में ही रन हो रहा होगा। सही है। और यहाँ पे एक चीज़ और मेंशन हुई हुई है कि उसमें हम कोई टास्क परफॉर्म कर रहे होंगे ऑनलाइन। तो आप कैनवा, चाहे आप मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू जाएं या आप वेबसाइट के थ्रू जाएं, तो दोनों में आप वहाँ पे जाके कोई टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं। अच्छा, आप यहाँ पे एक कन्फ्यूजन ये होगा कि हम तो मोबाइल के थ्रू भी एक्सेस कर रहे होते हैं, तो मोबाइल के थ्रू आपको वो ऑफर कर रहे हैं, लेकिन उसका जो मेन जो था ना, वो पहले वेब एप्लीकेशन, मतलब पहले वेबसाइट पे बना हुआ था। उसके बाद जो है इसका मोबाइल एप्लीकेशन आया है। तो मोबाइल एप्लीकेशन में भी आप अगर आप देखें तो इसमें दूसरी बात तो सही हो रही है कि हम उसमें कोई ऑनलाइन टास्क परफॉर्म कर रहे हैं। अच्छा, आप जब उस एप्लीकेशन को ही अपने पास डाउनलोड कर लेंगे, तब उसके लिए आपको नेट की ज़रूरत नहीं, लेकिन उसमें आप टास्क तो परफॉर्म कर रहे हैं ना, आप उससे कोई काम हासिल कर रहे हैं, इन दी एंड आपको कोई रिजल्ट मिल रहा है। तो ये जो है एप्लीकेशंस की उसमें आ जाएगा। अब चाहे ये मोबाइल एप्लीकेशन हो या वेब एप्लीकेशन हो। मोबाइल एप्लीकेशन जो होता है ना, वो होता है इसीलिए कि आप जो है उसे अपने सिस्टम पे डाउनलोड कर लें और उसके बाद काम कर सकें। लेकिन कैनवा बिना नेट के चलता है? कैनवा मैंने इस्तेमाल नहीं किया अपने मोबाइल पे। आप लोगों ने किया है किसी ने? जो यहाँ पे यस कर रहे थे, नहीं चलता। हाँ, तो मतलब कि ऑन सेव नहीं होता ना, तो आगे यहाँ पे ऑनलाइन की चीज़ें भी आ गई कि उसके लिए इसकी नेट की रिक्वायरमेंट होती है। तो वहाँ पे आप बेसिकली कोई काम जो है परफॉर्म कर रहे होते हैं, इंडियन आपको कोई रिज़ल्ट वहाँ से आप हासिल कर रहे होते हैं। तो ये जो है वेब एप्लीकेशन के अलावा होता है। अभी भी क्लियर है या अभी भी क्लियर नहीं है? यस।
मैं पूछ रही थी जो आप ये टास्क बोल रहे हैं कि टास्क होता है तो ये किसकी बात हो रही है? मतलब जैसे आपने बोला मूवी वॉच करना कोई टास्क नहीं है, तो टास्क असल में होता क्या है? टास्क असल में आप कोई काम अगर इन टर्म्स की बात करें। परफॉर्म, अब जैसे आपको कोई चीज़ तैयार करनी है, अब मूवी देखना कोई चीज़ है, मतलब कि उससे आप कुछ हासिल कर रहे हैं या आपका कोई वो उससे काम जो है निकल रहा है। आप फर्ज कर लें, आप अगर डॉक्यूमेंट आपको तैयार करना है तो आप उसको बनाएंगे ना या फिर देखेंगे, तो देखना काम है या उसको बनाना काम है? बनाना है। बनाना काम है ना। तो टास्क बेसिकली जो चीज़ आप परफॉर्म कर रहे हो इन दी एंड आपको कुछ उसका आउटपुट दिख रहा हो। आप बट अगर 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 आप हम मूवी जैसे सर्च कर रहे हैं और हमें आउटपुट पे अपनी जो रिक्वायर्ड मूवी है वो मिल रही है, तो ये हमारा ये तो सीन है। आप उस साइड पे जा रही है ना कि आप सर्च कर रहे हैं उसका रिजल्ट आ रहा है, तो ये कोई काम तो आप परफॉर्म नहीं कर रहे ना। इन दी एंड आपको एक कहते हैं ना कि और असल मतलब कि खुद से मैनुअली कोई टास्क जो आप परफॉर्म कर रहे हो जिसका रिजल्ट आ रहा हो। जैसे कि मैंने आपको एक एग्जाम्पल दी कि अगर फर्स्ट के लिए आपको पावर पॉइंट पे या कोई प्रेजेंटेशन बनाना है, तो आप वो यूट्यूब पे जाके सर्च करेंगे वो टास्क कहलाएगा, या आप उस काम को परफॉर्म करेंगे तो वो टास्क कहलाएगा? देखना बेसिकली टास्क नहीं है, वो बेसिकली आपको एक आइडिया मिल रहा होता है या वॉच हो रहा होता है। अच्छा, और हमने यूट्यूब को भी बोला कि वो भी जो है टास्क परफॉर्म नहीं करता है, लेकिन अगर किसी का चैनल है हाँ, और वो वो अपनी फिर अलग वीडियो केस आ बनाता जाता है, वो अलग केस हो जाता है। अब यहाँ पे केस दूसरा है। अब वहाँ पे आप एज अ अर्निंग के तौर पे काम कर रहे हैं, आप वीडियो बना रहे हैं, उस पे जाके आप उसकी डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं, फिर उसमें आप कीवर्ड वगैरह, टैग वगैरह, या फिर आप जो है क्या कहते हैं पोस्टर जो होते हैं, बैनर वो लगा रहे होते हैं, तो ये अब अलग केस में चला गया। सिर्फ वॉच करना ये अलग केस है। तो यूट्यूब को हम बोथ बोलेंगे ना कि वो वेब एप्लीकेशन भी है और ब्राउज़र नहीं, भी है। वेबसाइट नहीं है। अभी हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा कि वेबसाइट क्यों नहीं है। वेबसाइट मैंने आपको क्या बताया कि उसमें स्टैटिक कंटेंट्स होते हैं। अब फर्ज करें आपका यूट्यूब है, ठीक है, और मेरा यूट्यूब है, क्या दोनों में सेम कंटेंट आ रहे होंगे? मेरे में तो कुछ और ही आ रहा होगा। आपका और मेरा कंटेंट जो है यूट्यूब में सेम आ रहा होगा, या फिर आपके या आपके घर के दूसरे मेंबर्स के यूट्यूब जब ओपन करेंगे तो दोनों के सेम कंटेंट आते हैं? नहीं, डिफरेंट होते हैं। डिफरेंट आते हैं ना। तो वेबसाइट क्या होता है, वो हर एक पर्सन के लिए एक जैसा बिहेव कर रहा होता है और एक जैसी चीज़ें ही दिखा रहा होता है सबके लिए। ओके, ओके, सही। या अभी भी क्लियर नहीं है तो आप फिर पूछ सकती हैं, मैं बहस कर सकते हैं। हाँ हाँ, सही, समझ आ गया। समझ होंगे, चले ठीक है। हाँ, तो वेब एप्लीकेशन यहाँ पे सबको क्लियर है। इसको सिंपल रखें कि आप कोई भी टास्क परफॉर्म करें, कोई काम कर रहे हो और उसका आपको रिजल्ट मिल रहा हो, सिर्फ देखना नहीं, ठीक है, तो उसे हम वेब एप्लीकेशन कहते हैं। अच्छा, अगर अब हम इसकी बात करें कि इन सब चीज़ों को बनाने की जो कोर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है, वो बेसिक जो कोर टेक्नोलॉजी होती है वो तीन चीज़ होती है, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट, जो कि हमारा कोर्स का कंटेंट भी है। HTML में हम बेसिकली पहले स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, उसके बाद CSS में हम उसकी स्टाइलिंग कर रहे होते हैं, और इन दी एंड हम जावास्क्रिप्ट में हम फंक्शनैलिटी या इंटरेक्शन ऐड कर रहे होते हैं। अगर मैं आपको इसकी मिसाल दूँ तो आप लोगों ने बिल्डिंग बनते हुए तो देखा होगा, जब बिल्डिंग स्ट्रक्चर तैयार होता है तो वो आप समझ लीजिए बिल्कुल HTML है। उसके बाद उस बिल्डिंग के अंदर कलर हो रहे होते हैं, चीज़ें लग रही होती हैं, आप चीज़ें की अरेंजमेंट हो रही होती है कि यहाँ पे खिड़की बनेगा, इतना गेट होगा, यहाँ पे रूफ होगा, फला 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 चीज़ें। तो ये आप बेसिकली स्टाइलिंग और लेआउटिंग वगैरह कर रहे होते हैं। और इन दी एंड जावास्क्रिप्ट आपको यहाँ पे इस तरीके से समझें कि आप कोई स्विचेस वगैरह या फ़ैन वगैरह अप्लाई या लगा रहे हैं, जिसमें आपको कुछ क्लिक करने पे या फिर आपके ऑन ऑफ करने पे कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा है, तो ऐसा वो जावास्क्रिप्ट के तौर पे काम कर रहा होता है। तो इस तरीके से हम वेबसाइट में भी
काम कर रहे होते हैं। ये पहले स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, फिर उस स्ट्रक्चर की खूबसूरती के लिए हम कैसे इस्तेमाल कर रहे होते हैं कि कौन सी चीज़ें कहाँ आएंगी, क्या कलर होगा, किस तरीके से दिखेगा। फिर उसके बाद हम उसमें इंटरेक्शन ऐड करते हैं कि इसमें अगर मैं क्लिक करूँ तो ये हो जाए, इसमें क्लिक करूँ तो ये हो जाए। तो इस तरह की चीज़ें हम जावास्क्रिप्ट से कर रहे होते हैं। अच्छा, अगर हम इनके दरमियान डिफरेंस की बात करें तो वेब पेज बेसिकली एक सिंपल पेज है, सिंगल पेज है, जिसके कंटेंट को हम सिंपल ब्राउज़र में डिस्प्ले कर रहे होते हैं। अगर ये मल्टीपल पेज हो और एक दूसरे से लिंक हो और सब पेजेस को हम एक डोमेन या वेब एड्रेस के थ्रू एक्सेस कर सकें तो ये वेबसाइट बन जाते हैं। और अगर हम बात करें वेब एप्लीकेशन की तो ये एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होता है। सॉफ्टवेयर क्या होता है, बेसिकली कोई भी काम को परफॉर्म कर रहा होता है। इसके अंदर हमें यूज़र को अलाउ होता है कि वो कोई भी टास्क परफॉर्म कर सके, तो वो वेब एप्लीकेशन हो जाता है। इस तरह मोबाइल एप्लीकेशन होते हैं जो आपके मोबाइल पर रन हो रहे होते हैं, जिसे आप इंस्टॉल करके चला रहे होते हैं। कभी कभार उसमें भी आपको नेट की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि आप फेसबुक ले लें या लिंक्डइन ले लें, ये भी एक मोबाइल एप्लीकेशन और इसका वेब एप्लीकेशन भी मौजूद है। लेकिन इसको चलाने के लिए आपको जो है नेट की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन बहुत सारे एप्लीकेशन ऐसे होते हैं जिसको चलाने की आपको नेट की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर मैं अपनी बात करूँ तो यहाँ पे अगर आपको ये दिख रहा हो, ये आर स्टूडियो आप लोगों ने चलाया है कभी, या मैटलैब तो आप लोगों ने इंस्टॉल किया होगा क्योंकि इंजीनियरिंग स्टूडेंट को उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो अब मैटलैब को मैं ऑनलाइन इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो कि इसका फ्री ट्रायल में मिल रहा होता है, तो वो वेब एप्लीकेशन कहलाएगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाएगा, जिसमें हम जाके ऑनलाइन काम कर रहे होते हैं। लेकिन अगर मैं उसी को अपने सिस्टम पे डिप्लॉय कर लिया, मैंने इंस्टॉल कर लिया, तो अब वो एक सिर्फ सॉफ्टवेयर कहला रहा है। एप्लीकेशन भी जो होता है ना, बेसिकली एक सॉफ्टवेयर का ही काम कर रहा होता है। बस फ़र्क ये होता है कि वो वेब में या मोबाइल में कहीं चल रहा होता है, मतलब वेबसाइट में डिप्लॉय होता है, वेबसाइट के थ्रू एक्सेस कर रहे होते हैं, या फिर मोबाइल के अंदर एक्सेस कर रहे होते हैं। अच्छा, जो भी या जितने भी वेब पेजेस है ना, वो ब्राउज़र में प्रोसेस होते हैं लाइन बाय लाइन, मीन्स के टॉप से बॉटम, राइट टू लेफ़्ट। और उनमें भी जो सबसे पहले जो रेंडर होता है वो HTML होता है, उसके बाद CSS एंड देन जावास्क्रिप्ट। तो ये इस तरीके से प्रोसेस हो रहे होते हैं, तब आपको जाके इसका आउटपुट मिला होता है। क्योंकि अगर आपका स्ट्रक्चर ही पहले रेंडर नहीं होगा तो स्टाइलिंग किसके ऊपर अप्लाई होगी, बिल्डिंग ही तैयार नहीं होगा तो कलर आप किस पे करेंगे। और फंक्शनैलिटी पहले लग जाए, अब बिल्डिंग ही नहीं है तो आप क्या किसको ऑन क्या ऑफ करेंगे। तो इस तरीके से ये लाइन बाय लाइन और क्या चीज़ पहले होती है वो मैंने आपको बताया। तो ये क्लियर है आप लोगों को? गर्ल्स आप लोगों को सबको क्लियर है? सानिया सिद्दीकी आपको क्लियर है? सानिया सिद्दीकी, ओके। कोई कंफ्यूजन? सनिया सनिया नाम सनिया सर, सनिया। तो मुझसे नाम सही से प्रोनाउंस नहीं हो रहा। आप थोड़ा नज़रअंदाज कर दें, मुझसे नाम प्रोनाउंस नहीं हो रहा। लेकिन वो एक ये ईमान एमन, इनका नाम भी मुझसे प्रोनाउंस नहीं हो रहा, बार बार गलत हो जा रहा है। तो आप थोड़ा सा नज़रअंदाज कर देगा, बस समझ जाइए कि आप ही को बोला जा रहा है, ठीक है? कोई मसला तो नहीं है ना? सही। ठीक है, फिर शुक्रिया। तो आगे चलते हैं हम। ये हमने देख लिया, इनके दरमियान डिफरेंस देखिए। अब बात करते हैं स्टैटिक और डायनेमिक वेबसाइट की, कि वो क्या होते हैं और उनके दरमियान में क्या फ़र्क है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम स्टैटिक वेबसाइट की। स्टैटिक वेबसाइट ऐसे वेबसाइट होते हैं जिनका कंटेंट हर यूज़र के लिए सेम होता है, सही है। और दूसरी अगर आप डायनेमिक वेबसाइट की बात करें तो इसका कंटेंट डिफरेंट यूज़र के लिए डिफरेंट होता है, मतलब कि मेरे लिए अलग होगा, आपके लिए अलग होगा, किसी और के लिए अलग होगा। स्टैटिक वेबसाइट को अमूमन हम HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट की मदद से बना रहे होते हैं, जबकि जो डायनेमिक वेबसाइट्स होते हैं इसको हम
फ्रंट एंड, बैक एंड और डेटाबेस की मदद से बना रहे होते हैं। अच्छा, जो HTML CSS और जावास्क्रिप्ट है ना, ये भी फ्रंट एंड में ही आता है, लेकिन ये फ्रंट एंड पूरा कंप्लीट नहीं बन रहा है। इसमें अगर आप जो है रिएक्ट जो कि लाइब्रेरी है उसको भी ऐड करेंगे, एंड देन एक फ्रेमवर्क ऐड करेंगे लाइक Next.js, और उसके बाद एक CSS की लाइब्रेरी ऐड करेंगे जैसे Tailwind CSS, तो अब भी जाके ना एक फ्रंट एंड एप्लीकेशन, मतलब कि आपका जो है आप फ्रंट एंड डेवलपर कहलाएंगे। लेकिन जो रिएक्ट और Next.js है ना और Tailwind CSS है, वो सारी चीज़ें जो है ना वो इन तीनों पर ही बेस कर रही होती है। अगर आपको ये तीनों चीज़ें आती हैं तो आप उसको आसानी से 1 महीने के अंदर ये सारी चीज़ें आप कवर कर लेंगे, क्योंकि सब इसी के ऊपर बिल्डअप होता है। अच्छा, अगर हम बात करें स्टैटिक वेबसाइट की, तो स्टैटिक वेबसाइट के कंटेंट को हम उसी वक्त चेंज कर सकते हैं जब डेवलपर खुद मैनुअली जाके उसके कोड को चेंज करें। अगर हम दूसरी तरफ अगर हम डायनेमिक वेबसाइट की बात करें तो इसका जो कंटेंट है वो डिफरेंट होता है, बेस करता है यूज़र, उसकी इंटरेक्शन और डेटाबेस के ऊपर। अच्छा, स्टैटिक वेबसाइट की एग्जांपल अगर लें तो पोर्टफोलियो साइट हो गया, किसी कंपनी का लैंडिंग पेज हो गया, डॉक्यूमेंट हो गया, ये सारी जो है स्टैटिक वेबसाइट्स कहलाती होती हैं। अगर हम डायनेमिक वेबसाइट की बात करें तो फेसबुक, क्योंकि फेसबुक का कंटेंट हर यूज़र के लिए चेंज होता है, यूट्यूब का कंटेंट भी चेंज होता है, ये भी आप डायनेमिक वेबसाइट कहला रहे होते हैं। अच्छा, ये वेब में खोलेंगे तो इस सेंस में कह रहा हूँ कि डायनेमिक वेबसाइट कहला रहे हैं, वेबसाइट के थ्रू या वेब के थ्रू आप इसको एक्सेस कर रहे होते हैं। ठीक है, अमेज़ॉन की वेबसाइट हो गई, नेटफ्लिक्स की वेबसाइट हो गई, इसी तरह लिंक्डइन हो गया, ये सारी जो है वेब एप्लीकेशंस में आ रही होती है। सॉरी, वेब एप्लीकेशन बोलो, डायनेमिक वेबसाइट्स में आ रही होती है, क्योंकि इसका हर कंटेंट जो है डिफरेंट यूज़र के लिए डिफरेंट होता है, जो कि जो सर्च कर रहे होते हैं उसी लिहाज से उनका फीड जो है बन रहा होता है। तो यहाँ तक क्लियर है। तो अब तो जो YouTube है ना, YouTube वेब एप्लीकेशन भी है और डायनेमिक वेबसाइट है, स्टैटिक वेबसाइट नहीं है, ना ही वो वेबसाइट है, डायनेमिक वेबसाइट कहला सकता है वो। इस तरह लिंक्डइन हो गया, आपका फेसबुक हो गया, या फिर दराज हो गया, दराज भी डायनेमिक वेबसाइट है, क्योंकि उसका कंटेंट जो है चेंज हो रहा होता है। अच्छा, वेबसाइट, डायनेमिक वेबसाइट और डायनेमिक वेब एप्लीकेशन जो है ना तकरीबन समझ लिए सेम ही होता है, बस यही मेन डिफरेंस है कि उसमें आप कुछ मैनुअली काम करके परफॉर्म कर रहे होते हैं और कुछ आपको रिजल्ट मिल रहा होता है, और वो सिर्फ उसी काम के लिए बना होता है। जबकि डायनेमिक वेबसाइट में भी ये चीज़ें आ रही होती हैं, लेकिन इसमें ये है कि एक फ़र्क के आपका कंटेंट हर यूज़र के लिए डिफरेंट होता है। जबकि अगर मैं वेब एप्लीकेशन की बात करूँ, देखिए डायनेमिक वेबसाइट की वेब एप्लीकेशन की बात करूँ तो उसका जो इंटरफेस होता है ना वो सबके लिए सेम होता है, लेकिन डायनेमिक वेबसाइट में ऐसा नहीं होता है, इसका इंटरफेस हर यूज़र के लिए डिफरेंट होता है। तो यहाँ तक क्लियर है, आगे चलें या कोई सवाल है आप लोगों का? अच्छा, सानिया सिद्दीकी, वन मोर क्वेश्चन, कोई सवाल था आपका? पहले था? अच्छा, पहले का होगा, ठीक है, क्लियर है, ओके। तो यहाँ पे हमारा जो है दूसरा टॉपिक ख़त्म होता है। अब हम बात करते हैं तीसरे टॉपिक की, जो कि है नेटवर्किंग एंड प्रोटोकॉल। अच्छा, हमने अभी थोड़ा देर पहले बात किया पहले टॉपिक में कि हम ब्राउज़र से डेटा भेजते हैं, सही है ना, सर्वर पे। अब वो डेटा जा कैसे होता है उस पर हम बात करते हैं। तो उसमें हम ये जो इंटरनेट प्रोटोकॉल है इसके थ्रू ही हम डेटा भेज रहे होते हैं। इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या है? बेसिकली एक सेट ऑफ रूल है जिसमें हम डेटा सेंड कर रहे होते हैं दो डिवाइसेस के दरमियान इंटरनेट के ज़रिए, ठीक है। अच्छा, इसकी अगर बेसिक फंक्शंस की बात करें तो इंटरनेट प्रोटोकॉल का जो बेसिक फंक्शन होता है वो रोड डेस्टिनेशन प्रोवाइड करना होता है डेटा को। मींस के अगर मैं अपने ब्राउज़र से डेटा भेज रहा हूँ तो ये बेसिकली आपको एक रोड प्रोवाइड कर रहा है कि आपको यहाँ से निकलना है और इस जगह पे जाना है। मींस के अगर मैं अपने नॉर्मल लाइफ की एग्जांपल लूँ या आप लोग की एग्जांपल लूँ
तो आप लोगों का सुबह का रूटीन होगा, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट होंगे, कि मुझे घर से निकलना है और मेरा डेस्टिनेशन जो है यूनिवर्सिटी है, NED या फिर कराची या जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है, वो मेरा डेस्टिनेशन है। तो यहाँ से लेकर आपका जो पूरा यूनिवर्सिटी तक का जो रूट है वो आपका ये इंटरनेट प्रोटोकॉल प्रोवाइड कर रहा होता है। इसी तरह ये अपने क्या कहते हैं डेटा में प्रोवाइड कर रहा होता है कि ब्राउज़र से निकल के इसको कहाँ तक जाना है या कहाँ पे जाना है और उसका रास्ता ये आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल प्रोवाइड कर रहा होता है, बता रहा होता है। इसके अलावा ये सोर्स और डेस्टिनेशन बता रहा होता है कि आप कहाँ से निकल रहे हैं, मतलब कि ये जो डेटा है कहाँ से आ रहा है और कहाँ जाएगा। इसी तरीके से जब कि डेटा जा रहा होता है ना, तो ये पैकेट के फॉर्म में जा रहा होता है, ठीक है। अब पैकेट के फॉर्म में कैसे जाता है अभी हम इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं। अच्छा, अभी मैंने बात की कि डेटा जो है निकल के जा रहा होता है अपनी डेस्टिनेशन पे, तो उसको कैसे पता कि मेरा ये डेस्टिनेशन है, तो वो हम IP एड्रेस के थ्रू बता रहे होते हैं, जिसे हम लॉजिकल एड्रेस भी कह रहे होते हैं। अगर हम अपनी नॉर्मल लाइफ की बात करें तो हमारे घर का एक फिजिकल एड्रेस होता है जो हम मेंशन कर रहे होते हैं, तो जो भी पार्सल है, जो भी दराज से हम ऑर्डर कर रहे होते हैं, तो वो उस एड्रेस पे आता है, या फिर नहीं मिल रहा होता तो वो कॉल कर रहा होता है। तो इसी तरह जो है ना IP एड्रेस होता है, जिसे हम लॉजिकल एड्रेस भी कह रहे होते हैं, ये इंटरनेट के लिए इस्तेमाल होता है, जो कि हमारे डेटा को उस ख़ास एड्रेस पे लेके जा रहा होता है। अच्छा, हम अमूमन टैक्स पे काम कर रहे होते हैं, लेकिन बैक एंड में ना पीछे भी ये नंबर पे कुछ कन्वर्ट होके फिर जा रहा होता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे बात हुई कि डेटा जा रहा है। अब जा रहा है, कैसे जा रहा है कि मैंने टाइप किया वो पूरा निकल के चला गया उस जगह पे पहुँच गया, ऐसा नहीं होता है। अब मैंने जो टाइप किया है ना, वो स्मॉल पीसेस पे डिवाइड हो जाता है, जिसे हम पैकेट कह रहे होते हैं, ठीक है। और उस पैकेट के डेटा को हम IP पैकेट कह रहे होते हैं, मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल पैकेट कह रहे होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो पूरा डेटा जा रहा होता है। अच्छा, यहाँ पे IP इंटरनेट प्रोटोकॉल्स के कुछ टाइप्स हैं, जैसे कि IP वर्जन 4, IP वर्जन 6। बेसिकली एक एड्रेस है, इसमें 32 बिट का इस्तेमाल होता है IP वर्जन 4 में, ठीक है। जबकि IP वर्जन 6 में जो है 128 बिट्स का इस्तेमाल होता है। बिट्स क्या होते हैं? बिट एक स्मॉल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होता है आपके कंप्यूटर के अंदर, सबसे स्मॉल पीस ऑफ डेटा होता है। अच्छा, IP वर्जन 4 में हम डॉट का इस्तेमाल करते हैं एड्रेस को सेपरेट करने के लिए, जबकि IP वर्जन 6 में हम कॉलन का इस्तेमाल करते हैं क्या कहते हैं एड्रेस को सेपरेट करने के लिए। और IP वर्जन 4 जो है 4 ऑक्टेट से मिलकर बन रहा होता है, जबकि IP वर्जन 6 जो है हेक्सा डिजिट से मिलकर बन रहा होता है 8 ग्रुप के, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक और बात की, क्लास चल रही है ना। अच्छा, यहाँ पे मैंने बात की ना कि डेटा जा रहा होता है। आप इसको ऐसे समझें कि डेटा को मैंने भेज दिया है, मतलब कि निकाल दिया चला जाए, लेकिन मैं उसे एग्जैक्ट ले के नहीं जा रहा हूँ। बस कर लें कि आपकी अम्मी है, मैं किसी लड़की की मिसाल ले लेता हूँ कि उसकी अम्मी ने बोला कि बेटा तुम यूनिवर्सिटी जा रहे हो, सही है, सही से जाना। अब वो बोला कि ठीक है मैं यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ, वो बाइक लेके निकला, यूनिवर्सिटी की जगह कहीं निकल गया कहीं और। तो वो रास्ते उसकी अम्मी जो है उन्होंने तो उसे बोल दिया कि आपको यूनिवर्सिटी जाना है, ये आपका रूट है, आप उसको फॉलो करते हुए जाओगे। लेकिन वो क्या हुआ कि रास्ते से भटक के कहीं और चला गया। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल की ये जिम्मेदारी नहीं होती है कि वो उसको उस रोड तक ले जाके पहुँचाए, उसकी जिम्मेदारी बस ये है कि उसको रोड प्रोवाइड कर दे और उस रोड पे आपको रवाना कर दे, लेके जाना उसका काम नहीं होता है। तो इसका यहाँ पे एक मसला ये भी आता है कि अब वो डेटा जहाँ भेजना था वहाँ नहीं जाए, कहीं और चले जाए, या फिर कोई बीच में उसको रोक ले। अब फर्ज कर लें जैसे भी बहुत सारे केसेस होते हैं कि बच्चे को किडनैप कर लिया जाता है, बच्चा को कहीं जाने के लिए निकला है, उसको लालच दे के अपने पास बुला लिया, तो मीन्स के उसको अपने रूट से उसने चेंज करवा दिया, वो फिर कहीं और लेके चला गया। तो ऐसा डेटा के साथ भी हो रहा होता है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए हम एडिशनल प्रोटोकॉल्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जिसके ज़रिए हम अपने डेटा को रिलायबल तौर पे ट्रांसफ़र कर सकें। अच्छा, दो तरह के प्रोटोकॉल्स का यहाँ पे हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, TCP और UDP। TCP क्या है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और UDP क्या है? यूज़र
डेटाग्राम प्रोटोकॉल। टीसीपी का इस्तेमाल हम करते हैं कोई भी डेटा को सही सलामत और ऑर्डर के फॉर्म में पहुंचाना हो, और वो डेटा अमूमन टेक्स्ट, इमेज, फाइल वगैरह हो, और जहाँ पे स्पीड की कोई इतनी ज़रूरत, मतलब कि इतनी मैटर ना हो, स्पीड जहाँ पे ज़्यादा मैटर ना करता हो, तो उस केस में हम टीसीपी प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हैं। जबकि यूडीपी प्रोटोकॉल का हम इस्तेमाल करते हैं, इस्तेमाल उसका होता है यही कह लें कि इस्तेमाल करते हैं जब डेटा हमारा ज़्यादा लॉस हो सकता है जिसमें, और डेटा जो है ऑर्डर के फॉर्म में नहीं जा रहा होता है। इसका इस्तेमाल अमूमन हम जो है वॉइस कॉल या फिर लाइव वीडियो कॉल के लिए कर रहे होते हैं, जहाँ पे हमें स्पीड की जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारा आवाज़ पीछे आगे पीछे हो, जो अमूमन हो रहा होता है, या फिर वीडियो कॉल जो स्टक हो रही होती है, लैग कर रही होती है, वो इसी वजह से हो रही होती है, क्योंकि वहाँ पे स्पीड मैटर करता है, और इसी वजह से स्पीड के कम या तेज़ होने की वजह से हमारा डेटा जो है लॉस हो रहा होता है, या फिर वो आगे पीछे आ रहा होता है, देर से आवाज़ आ रही होती है। तो यही वजह कि हमारा स्पीड से ये काम हो रहा होता है। यहाँ पे क्लियर है या कोई मसला है इंटरनेट प्रोटोकॉल में, या कुछ भी समझ में नहीं आया आप लोगों को? Can someone hack you using IP? Yes, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही तो होता है। वैसे ये हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन होता यही है कि फर्स्ट के लिए आपकी वेबसाइट है, ठीक है, आपके वेबसाइट में जो है ना कोई यूज़र आया, फर्स्ट के लिए दराज की वेबसाइट में डाल लेते हैं। अब वहाँ पे आपको कोई भी चीज़ परचेज़ करने से पहले अकाउंट बनाना पड़ता है, ठीक है, और अपनी डिटेल वगैरह इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है, और आपको हाँ, तो वो इन्फॉर्मेशन जब आप उसके अंदर डाल रहे होते हैं ना, तो अब वो डेटा जो है ना आपके उसमें सर्वर तक पहले पहुंच रहा होता है, तो इसमें बहुत सारे पॉसिबल चांसेस होते हैं कि वो बीच में ही आपके डेटा को निकाल लें। अब वो कैसे निकालता है अभी हम इस पर बात करते हैं, ये अगला ही टॉपिक है, लेकिन अभी इस पर कोई सवाल है किसी का तो वो पूछ लें, क्योंकि टाइम भी ज़्यादा नहीं है, और टॉपिक अभी हमारे पास है, एक दो टॉपिक और है। किसी का कोई सवाल है या आगे चलें हम? ओके, तो किसी का कोई सवाल नहीं है। ओके, तो अब हम आगे चलते हैं। HTTP क्या होता है और HTTPS क्या होता है, इसका जिक्र हमने पहले भी किया था कि ये एक तरीके का प्रोटोकॉल होता है जिसके ज़रिए हम अपने ब्राउज़र से, मीन्स कि हम अपने क्लाइंट, मतलब कि अपने सिस्टम से, क्योंकि ब्राउज़र का इस्तेमाल करते हुए सर्वर पे कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, सर्वर के दरमियान और ब्राउज़र के दरमियान कम्युनिकेट हो रहा होता है, जिसमें हम ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं फाइल या रिसोर्सेज वगैरह, जैसे कि HTML हो गया, इमेज हो गया, HTML की फ़ाइल हो गई, इमेज हो गया, या फिर CSS की फ़ाइल हो गई। अच्छा, इसके अलावा जितने भी जो हमारे HTTP रिक्वेस्ट होते हैं ना, वो हमेशा स्टार्ट होते हैं इस तरीके से, गेट होता है। अच्छा, गेट क्या है, एक मेथड है HTTP का, इसके ज़रिए जो है हम डेटा मंगवा रहे होते हैं कि हमें ये डेटा चाहिए। उसके बाद /home.html ये रिसोर्स है, इसके मुझे जो डेटा चाहिए वो ये वाला डेटा चाहिए, और HTTP/1.1 इसमें हम बता रहे थे कि हम जो ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना, वो HTTP के वर्जन 1.1 के तहत आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर्वर से कि हमें ये डेटा ला के दें। अच्छा, जब रिक्वेस्ट करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स आ रहा होता है हमारे सर्वर से। तो जो सर्वर से रिस्पॉन्स आ रहा होता है ना, तो उसके कुछ स्टेटस कोड होते हैं जो कुछ ज़ाहिर कर रहे होते हैं। अच्छा, ये यहाँ पे मेंशन है कुछ, अच्छा ये ओवरऑल ही मेंशन है, लेकिन ये जो अगर आप देखें ना 100 से 199, तो इसके दरमियान में भी नंबर्स होते हैं, लेकिन ये पूरी कैटेगरी जो है ना वो इस चीज़ के अंदर लाई कर रही है। अगर मैं हर एक को स्पेसिफाई करने जाऊँगा तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, और वो इतना डिटेल हमारे लिए ज़रूरत भी नहीं है
आपको उसके लिए ज़रूरत होता है जो नेटवर्क वगैरह पे काम कर रहे होते हैं। अच्छा, अगर हमारा रिस्पांस में 100 से 199 के दरमियान में स्टेटस स्कोर आ रहा है, तो उसका मतलब है कि हमारा जो रिस्पांस है वो फॉर्मेशनल है। 200 से 299 के दरमियान आ रहा है तो हमारा रिस्पांस सक्सेसफुल हो गया, मतलब कि हमारे कोई एरर या मसला नहीं आया है, सक्सेसफुल हमें रिस्पांस मिल चुका है। 300 से 399 के दरमियान अगर हमारा रिस्पांस होता है तो इसका मतलब है कि उस रिस्पांस को पहले रिडायरेक्शन किया गया है, रिडायरेक्ट करके फिर आपको रिस्पांस किया गया है। अच्छा, 400 से 499 के दरमियान होता है तो इसका मतलब है कि क्लाइंट की तरफ से एरर आ रहा है। इसमें क्या होता है कि फ़र्स्ट कह लें मैंने एक वेबसाइट बनाई, उसके अंदर मैंने 3 पेज लगाए, मतलब कि हमारी जो वेबसाइट है वेब पेज, हमारी जो क्या कहते हैं वेबसाइट है, मतलब कि वो मल्टीपल पेज पे बनी हुई है। तो उसमें जो है ना मैंने 3 पेज लगाए हुए, एक अबाउट का पेज है, एक कलेक्शन का पेज है और एक ले लेते हैं हम सर्विसेज का पेज है, ठीक है। लेकिन मैं जब उस वेबसाइट को कॉल कर रहा हूँ ना उसके डोमेन इनके साथ, तो मैं उसमें ऐसे पेज की रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जो मैंने बनाया ही नहीं है, मैंने कॉन्टैक्ट का पेज इस वेबसाइट में नहीं बनाया, तो मैं डोमेन के साथ उस कॉन्टैक्ट के पेज को भी मेंशन कर रहा हूँ कि मुझे इस वेबसाइट से ये पेज ला के दो। तो इस केस में जो एरर आता है वो क्लाइंट एरर आता है, जो कि 404 उसका रिस्पॉन्स स्टेटस कोड होता है, जो कि ये बता रहा होता है कि भाई ये पेज तो बनी भी नहीं है, तो ये आप किस तरीके से मांग रहे हो ये पेज, या आप कुछ गलती कर रहे हो, तो आपकी तरफ से ये कोई एरर है, तो इसे हम क्लाइंट एरर कह रहे होते हैं। इस तरीके से 500 से 599 के दरमियान जो एरर आ जाता है उसे हम सर्वर एरर कह रहे हैं। ये अमूमन या आपका सर्वर डाउन हो गया या सर्वर में कोई ख़राबी आ गई, तो इस केस में सर्वर अगर रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहा है तो उस टाइम जो है आपको रिस्पॉन्स कोड मिल रहा होता है वो सर्वर एरर का आ रहा होता है, जो कि 500 से 599 के दरमियान आ रहा होता है। अच्छा, अब हम बात करते हैं HTTPS की, और इसी में ही हम बात करेंगे जिसमें एक शख्स ने डेटा हैक की बात की थी। तो HTTPS क्या होता है? बेसिकली ये एक सिक्योर वर्जन है HTTP का, जिसमें हम डेटा को ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं अपने वेब ब्राउज़र से सर्वर पे, लेकिन एक सिक्योरिटी लेयर लगा रहे होते हैं जिसे हम इनक्रिप्ट कह रहे होते हैं, सही है। अच्छा, ये इनक्रिप्ट जो है क्या होता है, बेसिकली आपका क्या कहते हैं स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है, जो हमारे जो रिस्पॉन्स होता है ना, जो हमारा कोई क्वेरी होता है उसको उसमें कन्वर्ट कर देता है, फिर ये सर्वर पे जाके दोबारा डी इनक्रिप्ट हो जाते हैं, मतलब कि वापस उसी फॉर्म में वापस आ जाते हैं, जिसके थ्रू वो फिर रिस्पॉन्स तैयार करता है, फिर वो उस रिस्पॉन्स को दोबारा इनक्रिप्ट करके हमें भेज देता है ताकि बीच में कोई ले ना सके। तो अच्छा, इसके बाद अभी मैं इससे थोड़ा सा और बहस करता हूँ, लेकिन पहले से कंप्लीट कर लूँ कि अच्छा, जो HTTPS होता है ना, अगर आपके ब्राउज़र में, मैं अगर यहाँ पे ओपन करूँ, यहाँ पे अगर एक सिंबल आ रहा होता है लॉक साइन का सिंबल आ रहा होता है, अगर ये सिंबल आपके पास आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपका जो ब्राउज़र है वो HTTPS को यूज़ कर रहा है और आपके ब्राउज़र और जो सर्वर के दरमियान कम्युनिकेशन हो रही है उसको सिक्योर बनाया जा रहा है। अच्छा, अब हम आते हैं इस सवाल की तरफ कि डेटा हैक होता है कि नहीं होता है। तो अच्छा, यहाँ पे बंदे एक और कम हो गए, कौन गया है यहाँ पे? आयशा, आई थिंक, हाँ, आयशा सरफराज गई है और आयशा अफ्ताब भी गई है, सही है ना? ठीक है। तो ईमान वक्ता, मैं आपका नाम देखो वाइट प्रोनाउंस कर रहा हूँ। यस। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने कोई ऐसी एप्लीकेशन इस्तेमाल की जिसमें इनक्रिप्ट का वर्ड इस्तेमाल हुआ हो? नहीं, लेकिन मैंने पढ़ा हुआ है ये इनक्रिप्ट वगैरह, आपने नहीं लेकिन की मैंने है? एप्लीकेशन। आपने की है, लेकिन मुझे भी पता है आपने की है, आपको नहीं पता। लेकिन अच्छा। आप जो कम्युनिकेट कर रही हैं व्हाट्सएप के थ्रू, वो बेसिकली एक इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट के फॉर्म में, आप जब उसको शुरू में जब जैसे ही व्हाट्सएप ऑन करती हैं डाउनलोड करने के बाद, तो उसमें आपको लिखा हुआ आता है कि
आपके जो भी कम्युनिकेशन है वो इनक्रिप्ट हुई हुई होती है यहाँ पे, यस यस यस। है ना। जी जी तो जी। अब देखें, आपने ये भी सुना होगा कि वॉइस जो है, किसी की कम्युनिकेशन वॉइस जो है वो लीक हो गई है, जैसे कि अमूमन जो होता है सियासतदानों की वॉइस को लीक कर दिया जाता है, ऐसा सुना है ना यस। आपने। तो ये क्यों हो रहा होता है? ये इसी वजह से हो रहा होता है क्योंकि इंक्रिप्शन को डिक्रिप्ट किया जा सकता है। जब वो सर्वर पे जाके डिक्रिप्ट हो रहा है, मतलब कि वो डिक्रिप्ट हो सकता है, उसको एल्गोरिथम के थ्रू कोई जो है लगा के हम डिक्रिप्ट कर सकते हैं। तो जिसे ये एल्गोरिथम आती है वो आसानी से आपके डेटा को आपके ब्राउज़र से सर्वर तक जाने से पहले बीच में तोड़ के आपकी सारी इंफॉर्मेशन को हासिल कर सकता है। तो यस। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इनक्रिप्ट भी सिक्योर नहीं है इस केस में, क्योंकि उसको भी ब्रेक किया जा सकता है, और जो आते हैं जिन्हें वो कर रहे होते हैं। और लेकिन ये इतना आसान भी नहीं होता है, इसके लिए आपको बहुत हाई पावर प्रोसेसिंग जो है सिस्टम चाहिए होता है, या फिर बहुत सारी आपको नॉलेज एल्गोरिथम ऐसा डिज़ाइन करना पड़ता है। लेकिन जो है एक चीज़ है जिसे हम नहीं ब्रेक कर सकते, लेकिन इस तरह की एप्लीकेशन अभी तक बनी नहीं है, वो है हैशिंग। हैशिंग भी एक तरीके का स्पेशल कैरेक्टर है। वो जब अगर एक दफ़ा हो जाए ना तो उसको डी हैश नहीं कर सकते हैं, वो चेंज ही नहीं हो सकता, वो हमेशा उसी हैश में ही रहेगा। तो ये एक सिक्योर फॉर्म है, लेकिन अभी तक ये जो है नहीं आया हुआ है। तो जो व्हाट्सएप कहता है कि हम आपकी बात को सिक्योरली लेके जा रहे हैं, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, ये नहीं, तो ऐसा नहीं है। चीज़ें जो है लीक हो जाती हैं और इसी तरीके से हो रही होती है। इसी तरीके से आपका जो है ब्राउज़र है, उसमें भी आप फर्ज कर लें किसी वेबसाइट में अपनी जो होते हैं, आप क्या कहते हैं, कार्ड की इंफॉर्मेशन जो एंटर कर रहे होते हैं, इस सब में भी आपका ये हो सकता है, क्योंकि आप जब एंटर कर रहे होते हैं तो वहाँ पे जाके जैसे आप एंटर करते हो तो सर्वर पे जा रहा होता है, उस दौरान क्या पता आपका ये हैक हो जाए। तो किस्मत की बात है, लेकिन ये ऐसा हो सकता है और पॉसिबल है। तो ये था आपका HTTPS इंट्रोडक्शन। तो यहाँ पे कोई मसला है किसी को? अच्छा, हम आगे चलते हैं। लास्ट टॉपिक है हमारा डेवलपर टूल्स एंड इकोसिस्टम। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेवलपर टूल्स होता क्या है। डेवलपर टूल्स बेसिकली एक ब्राउज़र बेस्ड टूल होता है, जिसके ज़रिए हम अपनी वेबसाइट पे लाइव चेंजेस करके ऑन टाइम देख सकते हैं, बजाय हम जाके पहले अपने कोड में काम करें फिर उसको दोबारा आके विजिट करके देखें। तो इसके बजाय हम डायरेक्ट डेवलपर टूल खोलते हैं साइट में और उसके थ्रू हम काम कर लेते हैं, जो भी हमें चेंजेस करना था वहीं पे अप्लाई करके देख रहे होते हैं। अच्छा, ये जो होता है टेम्पररी तौर पे होता है, अगर आप ब्राउज़र रिफ्रेश करते हैं तो आप जो भी यहाँ पे अप्लाई किए हैं वो रिमूव हो जाता है। इसका इस्तेमाल हम अमूमन इसलिए करते हैं ताकि जो भी चेंजेस करनी हो हमें वहाँ पे करके डायरेक्ट पहले देख लें, अगर हमें सही लग रही हो तो उससे जाके अपने कोड में इम्प्लीमेंट करते हैं। अच्छा, ब्राउज़र में डेवलपर टूल खोलते कैसे? इसका शॉर्टकट की है F12 का आप इस्तेमाल करके इसे ऑन कर सकते हैं, या फिर आप राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट के थ्रू ओपन कर सकती हैं। अच्छा, अब जैसे ही डेवलपर टूल ओपन करेंगे ना तो उसमें आपको कुछ टैब्स वगैरह मिल जाएंगी, जैसे कि एलिमेंट का टैब, कंसोल, सोर्स एंड सो ऑन। तो हम इसको देख लेते हैं। इसके अलावा भी टैब्स होते हैं, लेकिन हम इसको ही देख लेते हैं, ये काफ़ी है। एलिमेंट के टैब के जरिए हम क्या कर रहे होते हैं कि HTML, उस वेबसाइट के HTML CSS को हम कंट्रोल कर रहे होते हैं, उसमें चेंजेस करके देख सकते हैं ऑन टाइम लाइव। लेकिन ये है कि ये टेम्पररी होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम कंसोल टैब की बात करें तो उसमें हम अपने जो भी जावास्क्रिप्ट हम लिख रहे हैं, तो जावास्क्रिप्ट पे जो भी हम लॉग्स मतलब कि जो प्रिंट करवा रहे हैं वो चीज़ें आपको कंसोल में दिख रही होती है। इसके अलावा जो भी एरर्स आ रहे होते हैं जावास्क्रिप्ट के कोड में वो आपको कंसोल की विंडो में या कंसोल टैब में दिख जाता है। इसके बाद हम बात करें सोर्स टैब की, तो सोर्स टैब में क्या होता है कि आप जिस पेज पर अभी मौजूद होंगे उस पेज की जितने भी सोर्सेस हैं, मतलब कि उसका HTML पेज, CSS पेज, जावास्क्रिप्ट पेज, इसके अलावा कोई इमेज लगी हुई किसी फोल्डर से निकल के, तो वो सब आपको वहाँ पे दिख रहा होता है। नेटवर्क टैब की बात करें तो जो नेटवर्क टैब है हमारा, इसमें हम जो रिक्वेस्ट और रिस्पांस कर रहे हैं उसके दरमियान कितना टाइम लग रहा है वो हम नेटवर्क टैब के थ्रू देख रहे होते हैं, और ये हमारे स्पीड के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। और नेटवर्क टैब के ही ज़रिए हम
जो है स्पीड को कंट्रोल भी कर सकते हैं कि हम अगर इतनी स्पीड से भेज रहे हैं तो कितने देर में हमारा रिस्पॉन्स आ रहा है, इस स्पीड से भेज रहे हैं नेट के तो कितने देर में हमारा रिस्पॉन्स आ रहा है। परफॉर्मेंस टैब हमारी वेबसाइट की परफॉर्मेंस बता रहा था कि हमारा वेबसाइट जब डेटा सर्वर से हमारे ब्राउज़र में आ गया तो कितनी देर में रेंडर हो रहा है, उसकी स्क्रोलिंग कैसी है, लैग तो नहीं कर रहा, एनिमेशन उसमें स्मूथ है कि नहीं है, और ओवरऑल चीज़ें। अच्छा, इसके अलावा जो मेमोरी टैब है, मेमोरी टैब के ज़रिए हम ये देख रहे होते हैं कि हमारा जो वेबसाइट है वो हमारे सिस्टम से कितनी मेमोरी कंज्यूम कर रहा है। तो ये हमारा ब्राउज़र डेवलपर टूल के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन हो गया। आगे चलते हैं लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क। तो लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क, लाइब्रेरी क्या होता है, बेसिकली कलेक्शन होता है बहुत सारे कोडों का जो कि पहले से लिखे होते हैं। अगर किसी डेवलपर को काम करना हो किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए तो उसको वो काम स्क्रैच से करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ऐसे कलेक्शंस या चीज़ों को हम लाइब्रेरी कह रहे होते हैं, जिसमें अमूमन आप ये समझ लें कि रिएक्ट एक पॉपुलर लाइब्रेरी है, जिसमें पहले से कुछ कोड लिखे हुए होते हैं, आपको पूरा एक स्ट्रक्चर टाइप का बना के दिया हुआ होता है। कुछ इसमें फंक्शन पहले से प्री डिफाइन होते हैं, जिसको आपको शुरू से बिल्कुल स्क्रैच से लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऑन दी अदर हैंड अगर हम फ्रेमवर्क की बात करें तो ये एक कंप्लीट स्ट्रक्चर और इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रहा होता है, जिसके अंदर रहते हुए हम अपनी पूरी एप्लीकेशन, ज़रूरी नहीं है एप्लीकेशन वेबसाइट भी हो सकती है, उसे बिल्ड कर रहे होते हैं। अच्छा, क्योंकि ये स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा होता है तो वो स्ट्रक्चर एक तरीके के तहत प्रोवाइड कर रहा होता है जिसमें हमें फॉलो करना पड़ता है, जैसे कि कन्वेंशन, ये क्या सही है क्या गलत है, किस तरीके से करना है, रूल्स, और कुछ टूल्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं जिसके तहत या जिसको इस्तेमाल करते हैं हम अपने एप्लीकेशन को ऑर्गेनाइज बना रहे होते हैं। अच्छा, डिफरेंस की बात करें तो लाइब्रेरी का जो पर्पस होता है वो फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करना होता है, स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी, जबकि फ्रेमवर्क का जो पर्पस होता है वो ओवरऑल एप्लीकेशन को हमारे स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना होता है। फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो लाइब्रेरी जो है ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है, जबकि फ्रेमवर्क जो है स्ट्रक्चर्ड होता है ज़्यादा। कंट्रोल की बात करें तो लाइब्रेरी में ज़्यादातर कंट्रोल जो है डेवलपर के हाथ में होता है, जबकि फ्रेमवर्क में ज़्यादातर कंट्रोल फ्रेमवर्क के हाथ में होता है, उसके अकॉर्डिंग हमें काम करना पड़ता है। लाइब्रेरी में हम अपने मर्ज़ी से काम कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है कि बोथ इनेबल कोड रीयूज़, मतलब कि दोनों जो है ना लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क में हम कोड को रीयूज़ कर सकते हैं ताकि हमारी डेवलपमेंट तेज़ हो, एरर जो है कम आ रहे हो, और हम अपने जो है एसेंशियल फीचर्स पे सही से फोकस कर सकें। अच्छा, यहाँ पे मुझे आप लोगों से कोई बता सकता है कि कोड यूज़ या कोड यूजेबल से क्या मुराद है? ताज, शायद आप बताएंगे। ताज, शायद आप प्रेजेंट नहीं यहाँ पे? नहीं। सैयद जब्बार, आप प्रेजेंट हैं? आप भी नहीं हैं। ईमान वकार, आप प्रेजेंट हैं? हेलो, तब चलेंगे क्या? यस सर, प्रेजेंट। हाँ, तो आप मुझे ये बताएं कि कोड यूजेबिलिटी से क्या मतलब है, आपको कुछ आइडिया है? मतलब हम उसको दोबारा यूज कर सकते हैं, तो उसमें लाइक फ्यू एरर्स जनरेट होंगे, अच्छा, मतलब हमें अगर मैं स्क्रैच से लिखना नहीं पड़ेगा। एक मैं मिसाल देता हूँ कि मैंने जो है ना एक कोड लिया, चैट जीपीटी से जनरेट करवाया, उसको जो है मैं अपने वेबसाइट के 3 पेजेस में मैंने पेस्ट कर दिया, तो ये क्या है, ये कोड यूजेबिलिटी है? सॉरी, आपकी आवाज नहीं आई। मैं कह रहा हूँ कि मैंने जो है ना एक चैट जीपीटी से कोड जनरेट करवाया और उस कोड को 3 HTML के पेजेस में मैंने पेस्ट कर दिया, तो क्या इसे हम कोड यूजेबिलिटी कहेंगे? नहीं, तो किसे कहेंगे? ये तो लाइक मतलब कोड रियूज में शायद ऐसा होता है कि लाइक मैंने जहाँ तक पढ़ा है, लाइक उसमें जैसे इनहेरिटेंस में हम यूज करते हैं, लाइक वो भी एक तरीके कोड रियूज होता है उसमें, लाइक
तो अच्छा मैं इसको थोड़ा ये जो सा आपने सिंपल कर देता हूँ, इसको आसान लफ्ज़ों में। कोड यूज़ेबिलिटी से मुराद ये है कि आप जो है एक कोड जो है आपका वो एक दफ़ा लिखें और उसको हर जगह इस्तेमाल कर सकें बिना कॉपी पेस्ट किए। तो इसे हम कोड यूज़ेबिलिटी कह रहे होते हैं आसान से लफ्ज़ों में बहुत। ठीक है, क्लियर है? तो यस ये जो है कोड यूज़ेबिलिटी के लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क में हम आसानी से कोड को रीयूज़ कर रहे होते हैं, यूज़ेबिलिटी के काम आता है। अच्छा, एपीआई की बात करें तो एपीआई क्या है? बेसिकली एक एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस है जो कि बहुत सारे सेट ऑफ रूल से मिलकर बनता है, जिसमें हम दो सॉफ्टवेयर सर्विस के दरमियान कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। ये ऐसा ब्रिज या मैसेंजर या मिडलवेयर के तौर पे दो सॉफ्टवेयर के दरमियान काम कर रहा होता है। इसका काम ये होता है कि आपकी दूसरी एप्लीकेशन है उसके फ़ीचर को आप एक्सेस कर सकें। सही है, जब आप उसके फ़ीचर को एक्सेस कर सकेंगे तो आपका डेटा भी चेंज हो रहा होगा, मैक्सिमम उसका डेटा आपके पास आ रहा होगा, जिसे हम डेटा एक्सचेंज कह रहे होते हैं। फर्स्ट कह लें, अगर मैंने कोई एप्लीकेशन बनाई और मैं चाहता हूँ कि ना भाई मेरे ही वेबसाइट में रहते हुए कोई जो है बंदा आके, या मेरे एप्लीकेशन के सॉफ्टवेयर पे रहते हुए कोई बंदा आके जो है अपनी प्रेजेंटेशन भी बना सके, तो मैं क्या करूँगा कि जो प्रेजेंटेशन के जो सॉफ्टवेयर है उसका मैं एपीआई, अगर होगी तो अच्छी बात है, वरना मुझे उसका एपीआई डिज़ाइन करना पड़ेगा और उस एपीआई को मैं अपने सॉफ्टवेयर में इम्प्लीमेंट कर दूंगा। तो इसके ज़रिए मैं अपने वेबसाइट में ही उसके फीचर्स को इस्तेमाल कर सकता हूँ बिना जो है पूरा शुरू से बिल्ड किए हुए बगैर। ठीक है, तो ये एपीआई होता है और इसका ये काम होता है। अगर हम बात करें, अच्छा इसके एपीआई के जो है बहुत सारी टाइप्स होती हैं, इसमें से यहाँ पे कुछ मेंशन है, जैसे कि ब्राउज़र या वेब बेस्ड एपीआई, रेस्टफुल एपीआई, सेंसर बेस्ड एपीआई। ब्राउज़र बेस्ड एपीआई होते हैं वो ऐसे एपीआई होते हैं जो ब्राउज़र हमें प्रोवाइड कर रहा होता है, जिससे हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू उसके फीचर्स को एक्सेस और इंटरेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि जियो लोकेशन एपीआई, इसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, किसी भी यूज़र की लोकेशन को एक्सेस कर सकते हैं। फैच एपीआई के थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि इंटरनेट से किसी भी डेटा की रिक्वेस्ट कर सकते हैं। कैनवस एपीआई हो गया, कैनवस एपीआई के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपने ब्राउज़र में ग्राफिक को ड्रॉ कर सकते हैं। ये सारी एपीआई हमें ब्राउज़र प्रोवाइड कर रहा होता है। इसी तरह अगर हम बात करें रेस्टफुल एपीआई की, तो ये एक कॉमन तरीका होता है डिफरेंट एप्लीकेशंस को एचटीटीपी रिक्वेस्ट के थ्रू आपस में कम्युनिकेट करवाने के लिए। अब एचटीटीपी जो रिक्वेस्ट या मेथड होते हैं वो यहाँ पर कुछ मेंशन है, जैसे कि गेट। अच्छा, ये हमने आईपी में भी देखा था इंटरनेट प्रोटोकॉल में, गेट, पोस्ट, पुट या पैच और डिलीट। गेट में क्या होता है कि हम जो है क्या कहते हैं, सर्वर ही क्या कहते हैं, दूसरे एप्लीकेशन से डेटा की रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि मुझे ये डेटा चाहिए। पोस्ट में क्या होता है कि हम उसे कह रहे थे कि डेटा ये क्रिएट करो। पुट और पैच में क्या करते हैं कि जो भी डेटा मेरे पास पहले से क्रिएट हुआ है उसमें मैं चेंजेस एडिट या अपडेट करना चाह रहा हूँ। और डिलीट मेथड के थ्रू हम क्या कर रहे होते हैं कि उस चीज़ को जो पहले से मौजूद है उसको हम डिलीट करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए हम डिलीट मेथड का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अगर मैं इसकी मिसाल दूँ तो हमारा जो क्या कहते हैं, लिंक्डइन हो गया, लिंक्डइन की एप्लीकेशन हो गई या फेसबुक का एप्लीकेशन हो गया, तो आप उसमें किसी की क्या फ़र्ज़ कर लें कि आप आईडी सर्च करते हैं या किसी का नाम सर्च करते हैं, तो आप वो गेट मेथड के थ्रू कर रहे होते हैं। वो आप नहीं कर रहे होते, लेकिन पीछे बैकएंड में इस तरीके से काम होता है। फिर अगर आपको कोई पोस्ट क्रिएट करना हो तो उसके लिए आप पोस्ट मेथड वहाँ पे इस्तेमाल हो रहा होता है। फिर आप सर्च कर लो, पोस्ट क्रिएट कर दिया आपने, लेकिन उसमें फिर आपको कुछ चेंजेस करनी है, तो उसमें पुट या पैच मेथड का इस्तेमाल करके कुछ चेंजेस हो रही होती है। और डिलीट, अगर आपको पोस्ट समझ में नहीं आ रहा है या फिर अच्छा नहीं लगा तो आपने उसे डिलीट कर दिया, तो उसके लिए जो है डिलीट का मेथड इस्तेमाल कर रहा होता है एचटीटीपी। अच्छा, ये जो है ना रेस्टफुल एपीआई से जब भी एपीआई का सवाल होता है ना, तो उसमें रेस्टफुल एपीआई के बारे में लाजमी सवाल किया जाता है, और ये किसी को जो है ना बहुत कम लोग इसका जवाब देते हैं। वो सिर्फ सिंपल ये कह रहे होते हैं कि गेट, पोस्ट, पुट, पैच या डिलीट जो है रेस्टफुल एपीआई होते हैं। वो ये नहीं बता रहे थे कि रेस्टफुल एपीआई होते क्या हैं, तो इसको लाजमी जो है फोकस कर लीजिएगा। अच्छा, उसके बाद हम अपने लास्ट एपीआई की बात करते हैं, सेंसर बेस्ड एपीआई। ये एक ऐसा एपीआई होता है
जो डिवाइस के अंदर फिजिकल सेंसर मौजूद होते हैं उससे इंफॉर्मेशन लेने के लिए हम इसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जैसे कि जीपीएस जिससे हम लोकेशन ले रहे होते हैं, एक्सेलेरोमीटर जिससे हम डिवाइस की मूवमेंट चेक कर रहे होते हैं, कैमरा जिससे हम इमेज या वीडियो की इंफॉर्मेशन ले रहे होते हैं, और माइक्रोफोन जिससे हम ऑडियो की इंफॉर्मेशन को ले रहे होते हैं। अच्छा, ये लास्ट टॉपिक है हमारा, इसके बाद हम क्लास का एंड करते हैं। तो आईडी क्या होता है? आईडी बेसिकली एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट होता है। ये एक तरीके का सॉफ्टवेयर होता है जिसके अंदर रहते हुए हम डिफरेंट दूसरे सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशंस को बिल्ड कर रहे होते हैं। अच्छा, ये सिमिलर होता है टेक्स्ट एडिटर की तरह ही होता है, लेकिन ये स्पेसिफिकली डिज़ाइन होता है कि कोड लिखने के लिए, और इसमें मुख्तलिफ लैंग्वेज की सपोर्ट होती है। इसके अलावा इसमें और भी फीचर्स हैं जैसे कि सिंटैक्स हाईलाइटिंग। इसमें आप डिफरेंट सिंटैक्स को अलग तरीके से हाईलाइट कर होता है कलर के थ्रू, ताकि इंटरेक्टिव लगे। इसके अलावा दूसरी फीचर इसकी ये है एरर हाईलाइटिंग। अब अगर आप कोई भी सिंटैक्स गलत लिख देते हो तो इसी वक्त ये हाईलाइट कर देता है। ऑटो कंप्लीट की भी इसके पास फीचर होती है, जिसमें क्या होता है कि ये ऑटो कंप्लीट आपके कोड को कर देता है। ये अच्छा, ऑटो कंप्लीट उससे इस केस में करता है जब आपके पास इंटेलिजेंस का एक्सटेंशन हो, मतलब कि एक दिमाग टाइप का चीज़ हो उसके अंदर, तब वो क्या करता है कि आपके कोड को ऑटोमेटिकली कंप्लीट कर देता है। अच्छा, ये इंटेलिजेंस आता कैसे है कि आपके गिटहब पे ना मिलियंस ऑफ कोड लिखे हुए होते हैं, तो उस कोड के बेस के ऊपर ये आपके कोड को अंडरस्टैंड करके आपको आगे की चीज़ें प्रोवाइड कर रहा होता है। इसी तरह रिफैक्टरिंग टूल, जिसमें आपको आपके नाम, वेरिएबल के नाम या फंक्शन के नाम को ऑटोमेटिकली रीनेम करने का ऑप्शन प्रोवाइड कर रहा होता है, जिसमें भी ये इंटेलिजेंस की एक्सटेंशन को इस्तेमाल करते हुए काम कर रहा होता है। तो ये था हमारा आज का क्लास का एंड। यहाँ तक कोई सवाल है आप लोगों को? सैयद ज़फ़ार, आप आ गए या अभी भी नहीं आए? अच्छा, तो मैं क्लास एंड करने से पहले एक थोड़ा सा अटेंडेंस ले लूँ, तो बस 1 मिनट लगेगा मुझे, ताकि मुझे भी पता चल जाए कि कौन है और कौन सो रहा है। ईमन मक्का नहीं, ईमान छोड़िए, आपका नाम है, आप प्रेजेंट हैं? हाँ ठीक है, प्रेजेंट है। सादुल हसन, आप प्रेजेंट हैं? प्रेजेंट सर। आप अभी आ रहे हैं? इससे पहले आप नहीं थे मेरे ख्याल से। नहीं मैं था, वो माइक नहीं चल रहा था वो। अच्छा ठीक है। सानिया सिद्दीकी, आप प्रेजेंट हैं? जी। अच्छा, आप प्रेजेंट हैं। सैयद ज़फ़ार, आप प्रेजेंट हैं? सैयद ज़फ़ार प्रेजेंट नहीं है। उम्मुल सहर प्रेजेंट हैं? प्रेजेंट। प्रेजेंट है। तो 1 2 3 4 लोग यहाँ पे प्रेजेंट हैं, बाकी 4 लोग। अच्छा, आप लोगों के पास जो है VS कोड है? जी है। आप बाकी के पास है? सानिया, जो सानिया सिद्दीकी, सादुल हसन, ईमान वक़ार। अच्छा ठीक है। अच्छा, आज जो है हमारी जो है बस आज तक की जो क्लास थी ना, वो तकरीबन समझ लीजिए थ्योरेटिकल थी। कल से जो है हमारी क्लास जो है प्रैक्टिकल स्टार्ट होगी। तो आप लोग जो है कल जो है ना VS कोड अपने पास इंस्टॉल अगर नहीं है तो कर लीजिएगा, और है तो उसको चेक कर लीजिएगा कि सही चल रहा नहीं, क्योंकि कल से हम VS कोड पे काम स्टार्ट कर देंगे। अच्छा, दूसरी चीज़ कि यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं वो फ्रीलांसिंग वाले हैं या फिर बस ऐसे स्किल्स के लिए आए हुए हैं? जल्दी से मुझे चैट में मेंशन कर दें, ये क्लास का टाइम होगा रोज। अच्छा, सानिया बहुत ठीक है, और सादुल हसन स्किल्स और स्किल्स, ठीक है। अच्छा, तो आप लोग के पास जो है ना लिंक्डइन अकाउंट है सबके पास? अमूमन होगा शायद, या नहीं भी हो। तो जिनके पास है ना, वो क्या करें कि उससे ना इस कोर्स के अकॉर्डिंग ना थोड़ा सा मॉडिफाई कर दें, ठीक है। और मुझे जो है ना अपना लिंक भेज दीजिएगा ताकि हम कनेक्ट हो सकें।
और आप जो आज चीज़ सीखे हैं ना, उसके लिए एक पोस्ट तैयार करके उसकी पोस्टिंग भी कर दें साथ साथ, ताकि आप लोगों को दिखना शुरू हो जाए। ठीक है, तो इससे क्या होगा, थोड़ी सी आपकी मार्केटिंग भी हो जाएगी और आस्ते आस्ते लोग आपसे कनेक्ट होना शुरू हो जाएंगे इससे रिलेटेड, तो ये आगे जाके बहुत काम आएगा। तो आज का जो असाइनमेंट है वो यही है कि आप जो है अपने, जिनके पास नहीं है वो लिंक्डइन अकाउंट बना लें और इसको इसके अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर लें, और जिनके पास है वो फिर उसको मॉडिफाई कर लें, और कल क्लास से पहले आप जो है VS कोड को इंस्टॉल कर लीजिएगा। अच्छा, क्लास एंड करने से पहले एक आखिरी सवाल, सानिया सिद्दीकी, क्या माइक ओपन करें? जी। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आज की क्लास की एक खराबी बता दें सबसे बड़ी, कि मुझे ये खराबी लगी कि आप इससे नेक्स्ट क्लास में सीखें। आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। हाँ, बता रही हूँ। अच्छा, लंबा चौड़ा लेके नहीं लग रहा। मतलब खराबी इन अ सेंस, हाँ बोलिए, बेसिकल वो बोले दिल की भड़ास निकाल दें, ताकि हम कि मतलब समझ। अगर कोई सवाल, मतलब ऐसा कोई सवाल हो जो मुझे फील हो कि कोई डम सवाल है, या मतलब सबको पता हो कि हाँ इसका तो ऑब्वियस आंसर होगा, फिर भी मुझे तो वो सवाल करने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, नहीं, मतलब ये एनवायरनमेंट अब के देखिए हिसाब देखिए से। देखिए देखिए देखिए, ये जो है ना बिल्कुल ही सोचिए, यहाँ पे कोई आपको नहीं जानता, ना आप किसी को जानती हैं। ठीक है, तो दूसरा क्या हाँ, सोचता है उसके बारे में आपको ज़रा सा भी ना सोचने की ज़रूरत नहीं है अभी कि तक तो मैं यही सोच के सवाल करे जा रही थी, लेकिन आप बाकियों बिल्कुल के ऐसे हिसाब ही से मैं सोचिए। सोच। नहीं नहीं, आपको जो सवाल आ रहा है ना, आप बिल्कुल बेझिझक करें, मेरे तरफ से कोई मना नहीं है, और दूसरों की कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो ना आपको जानते हैं ना वो आपसे, उनका कोई लेना देना है। अब उनको सोच के आप सवाल नहीं करेंगे तो उसमें आपका ही नुकसान है। क्या पता आपके कुछ सवाल ऐसे हों जिसको आपको कॉन्सेप्ट लेना ज़रूरी हो या क्लियर करना ज़रूरी हो, वरना आप स्टक हो जाएँ या वो आगे काम आए, है ना। सवाल करेंगे ना तो आप बोलना सीखेंगे, आपकी हिचकिचाहट ख़त्म होगी, आप ये सोचेंगे ना तो फिर आप जो है ना पीछे रह जाएंगे। अच्छा, ये वैसे मेरा एक और सवाल था हाँ, वैसे। बोले बोले। अच्छा, एक मिनट मुझे रुक जो गया, है ना वो। एक मिनट रुक जाए ताकि ओके, ओके, बाकी सबको मैं ओके। देखूँ। ईमान होकर आप थोड़ा सा माइक ओपन करिए, एक मिनट आप माइक ऑफ कर दीजिएगा सामने यस। आप थोड़ा सा इस क्लास के बारे में कोई ख़राबी बताएं, जो शुरू से लेके एंड तक, क्योंकि आप यहाँ पे मौजूद हैं, तो आपको क्या लगता है कि क्या ख़राबी लगी आपको कि आप नहीं समझे, नेक्स्ट क्लास में ठीक करना चाहिए? ओवरऑल तो मुझे कुछ नहीं लगा, सब अब तक तो सही है अब सर। तक ठीक है, कोई मसला, नो। आवाज़ वगैरह सब ठीक है, आउटपुट वगैरह सब सही आ रहा है आपको? यस यस। अच्छा, मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो सही है, समझ में आ रहा है या फिर बदल जा रहा है? जी आ रहा है समझ में। हाँ, मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो वैल्यूबल लग रहा है आपको या ऐसी टाइम पास लग रहा है? नहीं नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप क्लास लीव कर सकती हैं, टाइम तो ऑफ होगी। अच्छा, इसके अलावा जो जो जाना चाहे वो जा सकते हैं, और सानिया सिद्दीकी जी आपके जो सवाल है आप वो कहते हैं, फिर हम क्लास ऑफ करते हैं। मुझे रेस्टफुल